नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की राजनीति की अगर बात करें, एक अध्याय खासकर राज्यसभा चुनाव को लेकर समाप्त हो चुका है और इस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा है। हंगामेदार इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन और जो चल रहा विधानसभा सत्र है, कई सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। क्या राज्यसभा के चुनाव में जम्मू वर्सेस कश्मीर एक डिवाइड क्रिएट करने का प्रयास किया गया, या यूं कहिए कि इन चुनावों में जिनमें चुने हुए विधायक पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उनके बीच भी एक पोलराइजेशन करने का प्रयास किया गया है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो एक साल जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार का हुआ है, क्या उन वायदों को डिलीवर करने में उमर अब्दुल्ला सरकार कामयाब हो पाई है और क्या चुनौतियां इन सब के सामने हैं? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज संवाद में जुड़ चुके हैं श्री परवीन शर्मा जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जाने माने थिंक टैंक है जम्मू कश्मीर के, और खासकर जम्मू कश्मीर के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर गहरी पकड़ है। और इसके अलावा आप चेयरमैन हैं एसएस कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन। परवीन जी, हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम। धन्यवाद। परवीन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, महत्वपूर्ण सत्र है, ऑटम सेशन है, बेशक छोटी कम ड्यूरेशन है, 4 दिन और बचे हुए हैं आज का दिन मिलाकर, लेकिन राज्यसभा के चुनाव 4 सीटें, 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 बार भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल की है। 28 भारतीय जनता पार्टी के अपने एमएलए से, लेकिन सत शर्मा जी को 32 सीट्स, यानी कि 4 ऐसे विधायकों को ने उनको अपना समर्थन दिया जो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस घटक दलों में शामिल थे, और कहीं ना कहीं इन चुनावों के होने से पहले ही इन चुनावों को पोलराइज करने का प्रयास किया गया, जम्मू वर्सेस कश्मीर एक डिवाइड क्रिएट करने का। क्या कहेंगे? देखिए विवेक जी, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, मैं इलेक्शन से पहले भी मेरी कई जगह बात हुई, तो मुझे लगता है जो रिजल्ट आया है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। मैं पहले भी कहता था कि बीजेपी को 1 सीट मिलेगी, क्योंकि दे आर क्लोज टू दैट मैजिक नंबर। 30 चाहिए थे और 28 इनके पास अपने थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड जो अलायंस है, मैं ये कहूँगा उनको जितने 4th सीट के लिए नंबर चाहिए था उनके पास कभी था नहीं। बाकी आपने जो बात की कि पोलराइज करने की कोशिश की गई, वो हमेशा होता है। अगर आप देखें कोई भी इलेक्शन हो, ये तो राज्यसभा की इलेक्शन थी, नॉर्मल इलेक्शन में भी अगर आप देखें ना, तो वैली में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनसी और पीडीपी। वो पोलराइजेशन के मामले में एक दूसरे से आगे निकले, उनमें बहुत कंपटीशन रहता है, वो एक दूसरे से आगे निकलने की बात करते हैं, और इस बार भी कोशिश की गई, लेकिन कोई भी कहीं टिकता नहीं है। जैसे अगर हम बात करें ना, पीडीपी ने ओपनली सपोर्ट किया एनसी के कैंडिडेट को, लेकिन आप ये भी देखो, हमारे जो सीएम साहब हैं उमर अब्दुल्ला जी, वो कई बार उन्होंने कहा है कि बीजेपी और पीडीपी में कोई नेक्सस है, और जो बीजेपी डायरेक्ट करती है, जिस तरह की डायरेक्शंस देती है, उसी तरह से ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि वो ऐसे बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जब वोट करने की बारी आई तो उन्होंने एनसी को सपोर्ट किया है? ऐसा नहीं है। और ये मान लेना, मुझे ये लगता है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, जब मैं उनके लीडरों को जब सुनता हूं, तो ऐसे लगता है कि मतलब बीजेपी को छोड़ के बाकी सारे के सारे वोट उनके हैं। ऐसा तो है नहीं भाई, आप सब सीटें तो जीत के आए नहीं है। जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जब वो छोटी पार्टीज हैं, उनका अपना है, वो किसको वोट करना चाहते हैं, वो एनसी के कैंडिडेट को करना चाहते हैं, जब बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ये मान के चलें कि सारे के सारे जो एमएलएज हैं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, या फिर जो छोटी पार्टीज के हैं, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, तो ये सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा होता नहीं। एक महत्वपूर्ण चीज, लगातार क्रॉस वोटिंग तो हुई है। 34 सीट की अगर बात करें, 4 वोट ज्यादा एमएलए के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत शर्मा जी को मिले हैं, और ऐसे में हॉट स्टेटिंग की बात निकल के सामने आ रही थी। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जिन 4 ने भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जमीर की आवाज, अपनी कॉन्शियस की आवाज सुनकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के वोट को वोट दिया है। और अगर हम जम्मू संभाग की बात करें, थाना मंडी से जस्टिस मुजफ्फर हुसैन जी हैं, किश्तवाड़ से प्यारेलाल शर्मा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से खपाते आजाद उम्मीदवार जीते हैं,
सतीश शर्मा जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, छंब से हैं, रामेश्वर सिंह जी। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी हैं, बनी से जीत के आए हैं। ये 4 यहाँ पर हैं। कश्मीर की अगर बात करें, सज्जाद लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। खुर्शीद अहमद जो एआईपी इंजीनियर रशीद के भाई हैं, वो एक अहम भूमिका निभा सकते थे इन सब के बीच। ये कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं, और 4 लोग कौन है वो बात की बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा हुआ है। क्या उमर अब्दुल्ला सरकार अपने जो दावे कर रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वो कश्मीर के अवाम का गद्दार है? नहीं देखिए, अगर आप ऐसे जम्मू वर्सेस कश्मीर की बात करेंगे तो फिर तो मुझे लगता है जम्मू के सारे एमएलएस को ना बीजेपी को वोट करना चाहिए था, अगर उस तरह से देखना है तो। ये कोई ठीक बात नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्रॉस वोटिंग मैं मानता हूं कि नहीं हुई है। क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, इसका कारण ये है, एनसी कहती है कि हमारे सारे के सारे जो एमएलएस हैं उन्होंने हमारे अपने कैंडिडेट को वोट किया है, और बीजेपी के अपने 28 के 28 एमएलएस ने बीजेपी को वोट किया है। तो फिर क्रॉस वोटिंग वाली बात कहां से आ गई? बाकियों ने कोई लिख के तो किसी को दिया नहीं हुआ कि हमने पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वोट करना है। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ इस तरह की कोई बात है। जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो अपनी अपनी पार्टी के एक कैंडिडेट थे या इंडिपेंडेंट्स हैं, मुझे लगता है दे वर फ्री टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट, और एंड दिस इज व्हाट दे हैव डन। बहुत सारे लोगों ने एनसी के कैंडिडेट को वोट दिया, उनके अपने वोट तो उतने थे नहीं, और बीजेपी को तो 28 तो उनके अपने थे, 4 ही वोट मिले हैं। तो आपके पास 7 इंडिपेंडेंट्स हैं, बाकी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबके मुझे लगता नहीं है कि कोई इस तरह की कोई बात हुई होगी। बाकी हर पार्टी कोशिश करती है इलेक्शन के टाइम कि हमारे कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा जीते। मैं तो ये कहता हूं, अब देखो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन होती है। अब ऐसे ही अगर आप फार्मूला का भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, अगर आप ऐसे ही बात करें ना, in a strength of you can say 88, 28 are with the BJP, they have their own MLAs, है ना? तो मुझे लगता है 28 में एक सीट तो किसी भी हिसाब से बनती है। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि 4 सीटों के लिए इलेक्शन हो रही है और 3 नोटिफिकेशन से हो रही है। अगर आप सोचो, अगर ये चारों इलेक्शंस एक ही नोटिफिकेशन से हो तो फिर तो आप तो 18-19 वोट चाहिए कैंडिडेट को जीतने के लिए। तो मैं तो कहता हूँ जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है वो इसमें फिट बैठ भी नहीं रहा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तब होता अगर ये चारों की चारों सीटों की इलेक्शन एक ही बार में होती, लेकिन ये 3 डिफरेंट इलेक्शंस थी, जिसमें एक पहली सीट पे एक सीट के लिए इलेक्शन हुई पहली नोटिफिकेशन से, सेकंड नोटिफिकेशन के लिए भी एक सीट पे इलेक्शन हुई, और उसमें तो सीधे सीधे था जिसके पास 45 नंबर होता वही जीतता, है ना? तो ये थर्ड और फोर्थ सीट ही थी जिसपे मैं कहता हूँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला कंसेप्ट जो है वो थोड़ा एप्लीकेबल हुआ, जहां आपको 30 वोट चाहिए थे जीतने के लिए, और मुझे लगता है 28 और 30 दे वर क्लोज टू द नंबर। मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन, इससे पहले भी मैं कई न्यूज चैनल्स पे बोल चुका हूं कि मेरी इंट्यूशन यही थी कि एक सीट बीजेपी को जाएगी और 3 सीटें एनसी को जाएंगी। और इसमें कोई दोहराई नहीं कि जो राजनीति की शतरंज की बिसात पर गोटियां खेलने का प्रयास किया गया, सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने दाव पे आजमा रहे थे, और आज जो विधानसभा का सत्र था, सुबह से ही हंगामेदार शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने आक्षेप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया कि मैं सारे राज खोल दूंगा। उसके बाद आदान प्रदान, वोट छोड़ के वहां पर नारे लगते हुए नजर आए। लेकिन सबके बीच 1 साल उमर अब्दुल्ला सरकार का 16 अक्टूबर 2025 को हो गया है, और ऐसे में उनके खुद सांसद आगा सईद मेहंदी रहुल्ला, उनकी तरफ से काफी तीखे तेवर, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि पहले वोट टोपी उतार के मांगे, लेकिन 1 साल में कुछ नहीं किया गया। और खासकर बड़गाम से उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग नहीं करेंगे। किस नजरिए से इस 1 साल को आप देखते हैं? देखिए, जब हम किसी भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो लोगों ने तो 5 साल के लिए गवर्नमेंट चुनी होती है, और इलेक्शन के टाइम हर पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करती है। जब मैं एनसी का इलेक्शन मैनिफेस्टो देखता हूं, जब उस वक्त भी जब इलेक्शन थी, तो कुछ बातें तो उन्होंने ऐसी रखी थी वो खुद भी जानते थे ये कभी पूरी हो नहीं सकती, जैसे 370, 35A, वो जो ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन 2000 में पास किया था उसके लिए वर्क करेंगे। तो मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वोटर्स को, या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये कह सकती हैं कि आपने उन मुद्दों को शायद छोड़ दिया, तो इसलिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रख ली, जो कभी पूरी ना हो सकती हैं ना होंगी। हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे
बहुत सारे उन्होंने वेलफेयर मेजर्स की बात की थी अपने मैनिफेस्टो में, चाहे वो 1 लाख नौकरियों की बात हो, चाहे वो जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं उनको 6 महीनों के अंदर अंदर फिल करने की बात हो, या यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट पास करने की बात हो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, फ्री राशन की बात हो, ऐसी बहुत सारी कमिटमेंट्स उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में की थी जो वो पूरी कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी उन पे कोई खास काम हो पाया है। और मैं ये देख रहा हूं जब से ये सरकार बनी है ना, एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि शुरू से एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि स्टेटहुड मिलेगी तो हम ये सब कुछ कर पाएंगे। ऐसा है नहीं। ये सब चीजें जो हम जिनकी बात कर रहे हैं इनका स्टेटहुड से कुछ लेना देना नहीं है। स्टेटहुड, आई एम नॉट सेइंग कि मैं स्टेटहुड के लिए, आई ऑल्सो वांट के JNK को स्टेटहुड मिले, लेकिन इन चीजों को स्टेटहुड से अलग करके देखना चाहिए। वी आर राइट नो इन ए यूनियन टेरिटरी, और आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप काम कर सकते हैं, और जो आपने वायदे लोगों के साथ किए हैं आप उनको पूरा कर सकते हैं। अब हम तो बाहर से देख रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि उनके अपने मेंबर पार्लियामेंट जो है वो उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, तो जनता कैसे खुश हो सकती है? नॉर्मली व्हेन यू आर इन ए पार्टी, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं चाहे वो पार्टी बहुत अच्छा नहीं भी कर रही होती है ना। लेकिन यहाँ तो ये है कि आपके एक MP जो हैं वो खुद से बाहर आके कह रहे हैं कि मैं लोगों के पास जाते हुए मुझे दिक्कत होती है, मैं उनसे क्या बात करूं, क्योंकि हमने कुछ प्रोमिस किए थे और हम उनको फुलफिल नहीं कर पाए हैं। इन सब के बीच कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस को जब 34 सीट राज्यसभा की दी गई थी तो कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया था और कहा था कि इट्स ए रिस्की सीट, और कांग्रेस का जो मौकिफ बाद में सच साबित हुआ। और कल एक कनक्लेव कश्मीर में चल रहा था हल्ला बोल के नाम पर, वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने खुद कहा कि अगर ये जो मर्यादा का उल्लंघन खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है तो शायद कांग्रेस को बाहर ना आना पड़े इस कोएलिशन से। ये तस्वीर में निकल के सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच एक, क्या आपको लगता है कि एक स्मोक स्क्रीन नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है जो दिखा कुछ और रही है आम जनता को, और पीछे यूं महसूस हो रहा है कि एक अलायंस पर्दे पर्दा बैक में चलता हुआ नजर दोनों पार्टीज के बीच में आ रहा है, जिसका जिक्र सज्जाद लोन ने भी किया? देखिए, पॉलिटिक्स में तो कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट आई एम नॉट प्रिवी टू दीज थिंग्स। कोई मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन आज की डेट में NC के पास एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। 41 उनके पास अपने हैं और 6 लोग कांग्रेस के हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको जो स्ट्रेंथ चाहिए टू बी देयर इन द गवर्नमेंट वो उनके पास है। मुझे लगता नहीं है उनको इस वक्त BJP की ज़रूरत है एज सच, बट यू कैन नॉट रूल आउट सच पॉसिबिलिटीज आल्सो। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जो आपने 4th सीट की बात की, वो उन्होंने डिसीजन ठीक ही लिया, बिकॉज वो अगर NC इतनी कमिटेड होती अपने अलायंस पार्टनर के लिए तो मुझे लगता है वो 3rd सीट पे उनको मैंडेट देते। 4th सीट पे देने का पर्पस यही था कि वो जीत नहीं पाते, क्योंकि वो बड़ी रिस्की सीट थी और सीधे दिख रहा था कि वो सीट BJP के खाते में जाएगी। तो मुझे लगता है वहां तक तो कांग्रेस ने ठीक किया, बट कांग्रेस का अगर हम शुरू से देखें, जब ये गवर्नमेंट बनी तब भी कांग्रेस को कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कांग्रेस कहने को तो सपोर्ट कर रही है, बट अदरवाइज इट इज़ नोवेयर। तो उसके बाद भी अगर आप देखें, चाहे वो आप नगरोटा की सीट देखें, चाहे राज्यसभा की इलेक्शन देखें, तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास वो बार्गेनिंग इस वक्त पावर है नहीं, तो वो अपने बिल्कुल डिफेंसिव होके खेल रहे हैं। मुझे लगता है लॉन्ग रन में कांग्रेस के लिए नुकसान है। और यही कारण है क्योंकि कल जिस कनक्लेव का मैंने जिक्र किया वहां पर ये कहा गया कि 1 साल का अरसा हो चुका है, अभी तक जो सरकार है, गठबंधन सरकार, इसका एक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई गई ताकि जो मुद्दे हैं उनको जॉइंटली एड्रेस किया जाए। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट इन राज्यसभा इलेक्शन से जम्मू कश्मीर में भी नजर आई है। PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस पोल्स अपार्ट एक दूसरे को खुलकर क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं। NC PDP को BJP की टीम बताती हुई नजर आ रही है और कहती है कि नई दिल्ली से डिक्टेट आता है रात को, रवई महबूब मुफ्ती नेक्स्ट दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है, लेकिन इन इलेक्शंस में समर्थन PDP ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया। देखिए, जब PDP और NC की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि इनकी मेन कॉन्स्टिट्यूंसी वैली है, कश्मीर है, तो वहाँ इनका आपस में कंपटीशन चलता है। यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करने का मतलब है जो दूसरे को सपोर्ट कर रहा है वो अपनी सपोर्ट उसकी खत्म हो रही, तो ये उनकी मजबूरी है। जहाँ तक ये
राज्यसभा की इलेक्शन की बात है, पीडीपी के पास कोई ज्यादा स्टेक तो था नहीं, और पीडीपी ने लोगों के पास जाने के लिए कंडीशंस रख दी कि हम ये वाले बिल ला रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करेंगे, जहां हमारे बिल्स को आप पास करवाने में मदद करिए, हम आपके साथ जाएंगे। मुझे लगता नहीं है पीडीपी के पास भी कुछ बहुत ज्यादा से इस मामले में थी, और वो जो दिखावा है ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट करने का, वो सिर्फ ऑप्टिक्स है। मुझे लगता नहीं है अंदर से ये दोनों पार्टीज जो हैं ये एक दूसरे के साथ compete करती हैं, और कई बार तो ये मतलब ओवर द बोर्ड चले जाते हैं कि अगर एक ए कमिट कर रहा है तो दूसरा बी के ऊपर आ जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई अंदर से कोई ऐसी इनकी कोई कोई इस तरह का अलायंस या कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी। ये इट वाज लाइक पीडीपी को पता था हमारी बहुत ज्यादा से है नहीं इस इलेक्शन में, तो हम लोग किसी चीज के साथ छोड़ के किसी चीज के साथ जोड़ के इसको रख सकते हैं, ताकि हम लोगों के पास जाएं कि हमने इनको सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि हमने इनसे एक तरह से कमिटमेंट ले ली थी कि हम ये बिल लाएंगे और इन बिल को पास करवाने में ये मदद करेंगे। और मुझे चलते चलते इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल सिनारियो पे आपकी गहरी पकड़ है। और एक महत्वपूर्ण चीज, उमर अब्दुल्ला लगातार कई बार बोल चुके हैं, और खासकर अभी बयान उनका आया था कि एक सेट फ्रेम के अंदर अगर स्टेटहुड की वापसी नहीं होती तो वो इस्तीफा देंगे, और इस तरह के बयान पहले भी आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई उमर अब्दुल्ला साहब इस्तीफा देंगे? देखिए, ये सब मुझे लगता है कोई ठीक बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब इस तरह से बोले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जब उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करूंगा। फिर उन्होंने की, नोइंग फुली वेल कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनता हूं तो मैं एक यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर बनूंगा। तो मुझे लगता है वो जो स्टेटहुड वाली डिमांड है वो चलती रहे। वो जब मुझे लगता है कि स्टेटहुड मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। पर ये कहना कि नहीं मैं मतलब तब तक कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी, अगर स्टेटहुड नहीं मिलेगी तो मैं रिजाइन कर दूंगा, मुझे लगता है दिस इज टू मच। चीफ मिनिस्टर ही शुड बी मैच्योर्ड इनफ, और मैच्योर है भी वो, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा वो करेंगे नहीं। मुझे लगता है दिस इज जस्ट टू पुट प्रेशर, पर ऐसा होगा नहीं। देखिए, जब स्टेट को यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया तो ऐसा तो कोई ओवरनाइट तो हुआ नहीं, कितने सालों का पीछे रहता है, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रहता है, बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स हुई होती हैं कि ये सब करना पड़ा। लेकिन अब जब कर दिया है तो आप सोचें कि ओवरनाइट इसको स्टेटहुड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मुझे लगता नहीं है। इट विल टेक इट्स टाइम। और ओमर अब्दुल्ला जी के लिए भी बेटर यही है कि एक जो है ना कि यू कीप ऑन ब्लेमिंग द एलजी ऑफिस, यू कीप ऑन ब्लेमिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देन स्टेटहुड मिले तब मैं ये सब कर पाऊंगा। मुझे लगता है इसको छोड़ के देयर शुड बी ए काइंड ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस व्हेन it comes to the office of the chief minister and the office of LG, and they should work in coordination with the central government also, so that लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं उन वादों पे सरकार खरा उतरे, और लोग साथ हैं तो फिर सब कुछ साथ है। लेकिन अभी भी अवसरवाद की राजनीति देखने को मिल रही है, और डिवाइड करने का प्रयास जम्मू वर्सेस कश्मीर, दरबार मुल्क की शुरुआत तो हुई है। कितना प्रभाव खासकर अर्थव्यवस्था की अगर बात करें दरबार मुल्क को लेकर पड़ेगा, और क्या आपको लगता है एक मास्टर स्ट्रोक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खेला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद थी इसको करने की? देखिए, मैं एक तरह से दरबार मूव के अगेंस्ट हूँ कि जब आपको सारे का सारा पूरी सारी की सारी फाइल्स ट्रकों में भर के और ये सब कुछ लाना है, मुझे लगता है ये सब आज के टाइम में इसकी ज़रूरत नहीं है। बट यस, दोनों जगहों पे कुछ ऑफिसर्स रहने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो जब 6 महीने जम्मू में दरबार रहता है, जब सेक्रेटरीट रहता है तो वहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़े, और जब वहाँ चला जाता है तो जम्मू के लोगों को सफ़र करना पड़े। मुझे लगता है बहुत सारे ऑफिसर्स दे शुड कंटिन्यू टू वर्क थ्रू आउट द ईयर। और ठीक है, कुछ हायर ऑफिशियल जो हैं वो उनका चेंज हो सकता है वेन्यू, कि जब विंटर कैपिटल जम्मू है तो जम्मू में आ सकते हैं, और इसी तरह से समर में कश्मीर में जा सकते हैं। बट इसको ठीक है, लोगों का आना जाना, उससे भी एक वो जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, मैं कहता हूँ कि एक दूसरे को जो समझने की बात है वो उससे बढ़ती है, उससे उसको मैं कहता हूँ वो स्ट्रांग होता है। लेकिन एक पूरी तरह से एक वो जो एक चला आ रहा है ना कि पूरे का पूरा हम सेक्रेटरीट यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ लाएंगे, मुझे लगता है दैट वी शुड स्टॉप। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये सब कुछ हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी हद तक ये मूवमेंट होती है तो ठीक है, बट टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। परवीन जी, आप हमारे स्टूडियो में और संवाद के इस कार्यक्रम में आपने जम्मू कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल और खासकर राजनीतिक गलियारों पर जो चहलकदमी हो रही है उस पर आपने इनसाइट्स दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।